हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास, बहुत सारे कॉल्स भी आए। जो हमारे ऐप पे पेड बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी भी यही रिक्वायरमेंट थी कि सर इसरो आईपीआरसी का एग्ज़ाम हुआ था। इसरो आईपीआरसी आईपीआरसी का एग्ज़ाम हुआ 20 सितंबर को। इसकी आंसर की आई। अब आंसर की आई तो बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आपने ये क्लासिफिकेशन बताया, इसमें ये बताया गया है, ऐसा होगा वैसा होगा, इसरो ने गलत दिया सही दिया। तो उसके ऑब्जेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन बता दीजिए और कैसे ऑब्जेक्शन करना है ये बता दीजिए। तो आज की चर्चा इसी पे रहने वाली है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कवर भी करेंगे आज की क्लास को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जो आंसर की है ये ज्योति रंजन हमारे स्टूडेंट हैं। ज्योति जी हैं, इनका स्कोर अभी 67 के आसपास आ रहा है। 67 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कट पिट के, कटने पिटने के बाद 67 आ रहा है आउट ऑफ 80, वो भी इसरो के एग्जाम में। तो इनका तो क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखिए, जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करना होगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा, यहाँ पे भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन गलत है और कैसे करना है। ये क्वेश्चन आईडी डली हुई है, इस क्वेश्चन आईडी की हेल्प से करना है। हो सकता है कि आप में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और होगा और किसी और बच्चे के आंसर की खुली होगी तो उसके में क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या करते हैं, सफल करते हैं। जब एग्जामिनेशन हो रहा होता है, आसपास बच्चे बैठे होते हैं, तो क्वेश्चन जो है वो सीरियल बाय सीरियल नहीं होता है सबका। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आप क्वेश्चन आईडी नोट कर लेंगे। वो क्वेश्चन आईडी मैं आपको नोट करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ज्वाइंट है जो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है, यानी कि जंग प्रतिरोधक क्षमता किसकी सबसे ज्यादा है। क्या कह रहा है सर, जंग प्रतिरोधक क्षमता, जंग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा। वेल्डिंग ज्वाइंट है, कोई ब्रिज है, कोई मशीन है, कोई पुल खड़ा हुआ है, वहां पे आपने वेल्डिंग कर दिया, ठीक है। और एक मशीन है, एक ब्रिज है जहां पे आपने बोल्ट कर दिया है ना, नट बोल्ट से उसको ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया। और एक पुल है जहां पे आपने रिवेट सारे लगा दिए। तो उसमें से कौन सा ऐसा रहेगा जिसकी जो है सबसे अच्छी कोरोजन रेजिस्टेंस रहेगी, तो वो किसका रहेगा, वेल्डिंग का रहेगा। क्योंकि जहां पे नट बोल्ट होता है वहां पे कोरोजन होता ही, मैंने आपको बताया है। और रिवेट भी जहां पे होता है वहां भी क्या होता है, कोरोजन होता है। और वेल्डिंग ज्वाइंट जो होता है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% से भी अधिक होती है। इसकी क्या, दक्षता। दक्षता क्या है सर, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है आपका क्या, आपकी वेल्डिंग का, वेल्डिंग स्ट्रेंथ बटे में स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल। ये किसका रेशियो होता है, जो आपने वेल्डिंग जोड़ किया उसका स्ट्रेंथ और जो आपका बेस मेटल है, यानी कि जो मदर मटेरियल है, पेरेंट मेटल आप उसको बोल सकते हैं, उसकी इसका रेशियो जो होता है वो एफिशिएंसी होता है। और एक इसकी एफिशिएंसी जो है 100% होता है। और जहां पे भी आप वेल्डिंग करेंगे, मान के चलिए ये प्लेट हो गई, इस प्लेट को आपने इस प्लेट से जोड़ दिया वेल्डिंग के थ्रू, तो अब क्या होगा कि अगर कभी फेल होगा ये मटेरियल, ठीक है, तो यहां से ये कभी फेल नहीं होगा। कंडीशन है कि तरीके से वेल्ड होना चाहिए, किसी प्रकार कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का क्या होना चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहां से ये कभी फेल नहीं होगा, फेल होगा तो यहां कहीं से फेल होगा। यानी जहां पे वेल्डिंग कर दी गई है वहां से वो फेल कभी हो ही नहीं सकता। तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस नो फिलर मेटल इज एडेड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। कह रहा है कि ऐसी कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार के फिलर मेटल की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आपने वेल्डिंग करते समय देखा होगा कि एक रॉड पिघला के डाला जाता है। तो ऐसी कौन सी वेल्डिंग है, तो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था, अगर किसी को याद होगा तो। मैंने क्लासिफिकेशन क्या बताया था कि जो आपकी वेल्डिंग है ना सर, वो 3 प्रकार से मैंने बांटा था, 3 टाइप से मैंने वेल्डिंग को डिवाइड किया था। कौन कौन सा, एक तो मैंने ऑटोजीनियस, ऑटोजीनियस, एक क्या था, होमोजीनियस। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें इसरो में आया हुआ है। अभी एक डाउट है आपका, आप लोग बोल रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। होमोजीनियस और साथ में हेट्रोजीनियस, ये क्लासिफिकेशन मैंने फ्री में करवाया है यूट्यूब पे, ऐप में तो पेड वाले बच्चों को मिला ही होगा।
हेट्रोजीनियस। अब इस ऑटोजीनियस के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखवाए थे। लेस देन 5 mm थिकनेस अगर है आपके मटेरियल की, क्या है, लेस देन 5 mm थिक, यानी कि 5 mm से पतला कोई मटेरियल है तो उसकी जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो ये वेल्डिंग को आप प्रेफर करोगे। इस वेल्डिंग को और किस नाम से जानते हैं, सॉलिड, सॉलिड वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ठोस। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, यूपी बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हर जगह से बच्चे देखते हैं, तो मैं हिंदी इंग्लिश लेकर के चल रहा हूँ। ये क्या है, सॉलिड हो गया। अब इसमें जो वेल्डिंग आती है, कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन, फोर्ज, है ना, फोर्ज वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग किस में आती हैं आपकी। और साथ में आपका क्या हो गया, फिक्शन, फोर्ज, डिफ्यूजन, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सारी वेल्डिंग किस में आ गई आपकी, सॉलिड में आ गई, यानी कि ऑटोजीनियस में आ गई। क्लियर हुआ। उसके बाद ये 5 mm से थिक मटेरियल के लिए है, और एक कंडीशन ये भी है कि इसमें किसी प्रकार का फिलर मेटल यूज नहीं होता है, फिलर मेटल का यूज नहीं होता है। इस बात को खूब ध्यान दीजिएगा और गांठ बांध के रख लीजिएगा। जितनी सारी चीजें बताई गई हैं बस यही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। बाकी फ्रिक्शन वेल्डिंग के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसकी क्लास आपको मिल जाएगी। फोर्ज हो गया, डिफ्यूजन हो गया, अल्ट्रासोनिक हो गया, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग भी हो गया, तो ये सारी वेल्डिंग जो है आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, एक्सप्लोजिव हो गया। उसके बाद अब होमोजीनियस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांगी वेल्डिंग, है ना, समांगी वेल्डिंग। कुछ की जो है मुझे हिंदी नहीं आती है तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, इसको समांगी ही बोलते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से बोलते हैं, फ्यूजन, इसका अदर नाम क्या है, फ्यूजन। इसको और किस नाम से बोलते हैं सर, तो लिक्विड वेल्डिंग के नाम से इसको बोलते हैं, यानी कि द्रव वेल्डिंग, है ना। फ्यूजन का क्या मतलब होता है, संगलन वेल्डिंग, संगलन वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें जो वेल्डिंग आएगी वो कौन कौन सी आएगी, इसके फिर से 3 क्लासिफिकेशन निकल के आते हैं सर। कौन कौन से आते हैं, तो वो आता है आपका केमिकल वेल्डिंग, केमिकल यानी कि रासायनिक, रासायनिक। फिर उसके बाद क्या आएगा, आर्क, आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो केमिकल और आर्क, यही 2 वेल्डिंग इसमें आती हैं। तीसरे में कैटेगराइज कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल रख देते हैं तो इस केमिकल में फिर हम आगे 2 वेल्डिंग रख सकते हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, और आपकी एक क्या है, गैस वेल्डिंग, है ना। अब 3 कैटेगरी में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक गैस वेल्डिंग रख देता, यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग रख देता और एक आर्क वेल्डिंग रख देता। तो लेकिन इसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे कि थर्मिट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग है, तो जब आप ये नहीं जानोगे कि रासायनिक है, क्लासिफिकेशन याद नहीं रहेगा, और फिर से वीएसएससी का एग्जाम दे के आओगे इसरो यूनिट का, तो यहाँ पे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन रासायनिक वेल्डिंग है, तो फिर आप फंस जाओगे। वही गलती क्यों बार बार करना। फिर आर्क वेल्डिंग में आप लोग जान रहे हैं कि जैसे टिग हो गया, मिग हो गया, SMAW हो गया, ये सारी वेल्डिंग आके इसमें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हो गया, है ना, और साथ में आपका इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रो गैस हो गया, और इलेक्ट्रो स्लैग। ये डिस्क्रिप्शन क्लास नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में करवा रहा हूँ। ये हो गया, बट आपका ये आगे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस एग्जाम में पूछे गए होंगे। फिर हेट्रोजीनियस को हम लोग 2 प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, कौन कौन सा, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने परफॉर्म की होंगी, बट एज ए इंजीनियर आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपको करना नहीं होता है, बट आपको इनके बारे में सिर्फ जानना है। ठीक है, बाकी जो मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं, ITI करते हैं, वो लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से करते हैं और इनको सिखाया भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, आई होप अब वो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। वेल्डिंग प्रोसेस, नो फिलर मटेरियल एडेड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग, तो कौन सा किसमें फिलर मटेरियल नहीं होता, ऑटोजीनियस। देखिए ऑप्शन में आपका, देखिए क्या क्या कैसा कैसा ऑप्शन दिया है, खतरनाक दिया है ना। देखिए होमोजीनियस दे दिया, हेट्रोजीनियस दे दिया, आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये भी दे दिया है, तो कुछ लोग यही मार के चले आए होंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका क्या है, ऑटोजीनियस होता है, इसमें किसी प्रकार के किसी फिलर रॉड की जरूरत नहीं होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको बार बार जूम भी करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलिए मैं बोल रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू हाई करंट इन आर्क वेल्डिंग रिजल्ट इन, ये कह रहा है कि सर आर्क वेल्डिंग की जा रही है परफॉर्म, ठीक है, आर्क वेल्डिंग आप कर रहे हो और करंट दे रहे हो साहब आप बहुत ज़्यादा, करंट आप क्या है, करंट का एम्पियर आप दे रहे हो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अब क्या होगा, लिखा है एक्सेसिव पिलिंग ऑफ बेल्ट मेटल, पुअर पेनिट्रेशन एंड वेस्टेड इलेक्ट्रोड। अच्छा एक बात बताइए, करंट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, बहुत तगड़ा करंट कर दिया है, तो क्या पेनिट्रेशन आपका कम होगा, नहीं,
करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट इनपुट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। करंट बढ़ा तो हीट इनपुट बढ़ा, और ज्यादा गर्म होगा तो मटेरियल की डेप्थ कहां तक जाएगी, अंदर तक जाएगी। इसका मतलब कि पेनिट्रेशन उसका बढ़िया होगा, है ना। तो हाई करंट क्या कह रहा है, पूरा पेनिट्रेशन, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और क्या है, एक्सेसिव स्पैटर, करंट अधिक है तो स्पैटर भी क्या होगा सर, अधिक होगा। ठीक है, स्पैटर भी क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद अंडर कटिंग होगी, और साथ में क्या होगा आपका, इरेगुलर डिपॉजिट और वेस्टेड इलेक्ट्रोड। तो ये इसका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शन करना है इसमें, ऑब्जेक्शन करिएगा ही आप लोग, ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन करना होगा, पैसे नहीं होंगे तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारा फॉरवर्ड करेंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, नहीं तो सही नहीं करेगा इसरो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से। इसमें ऑब्जेक्शन करना, इसकी क्वेश्चन आईडी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आईडी क्या लिखा है यहाँ पे, 9941603466, ये क्वेश्चन आईडी है, इस पर आप लोग ऑप्शन करना। और इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन की आईडी आपको बतानी है, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी नंबर। और ऑप्शन की आईडी क्या है, 9941601386। ठीक है, तो ये गलत है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे गलत दिखा। वेयर डज मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑकर्स, कहाँ पे जो है फ्लेम का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। जो लोग हमारी ई बुक पढ़ के गए रहे होंगे, ई बुक हमारी पढ़ के गए रहे होंगे, उनको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिला होगा। बाकी लोग मैं बता रहा हूँ कि 40 नंबर के अंदर ही होंगे, है ना, 40 मार्क्स भी नहीं आया होगा आपका इस पेपर में, बता रहा हूँ डेफिनेटली, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा। इसलिए मैं बहुत पहले बता रहा था कि जो भी ई बुक दी जा रही, टेस्ट दी जा रही है, नोट्स मिल रही है, उसको अच्छे से हमारा कवर करिए आप, है ना। वो तो आपने किया नहीं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब जो है कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी भी अगर कोई एग्जाम फ्यूचर में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप की, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से जाके फुल कोर्स ज्वाइन करिए। कोर्स हमारा आप लेंगे तो उसमें आपको ई बुक भी मिल जाएगी हमारी, जिसमें 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं। उसी में आपको टेस्ट मिल जाएगा, उसी में आपको हमारी नोट्स मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाके ऐप डाउनलोड करिए। और अगर आप सिर्फ इसको टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, सिर्फ ई बुक लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, वेयर डज मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर, तो गैस वेल्डिंग में जो है मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कहाँ होता है, एट द इनर कोन, है ना। ये क्या होता है आपकी, एट द इनर कोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना। अब टेम्परेचर की रेंज वैल्यू मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ कई बार क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क इन आर्क ब्लो इज बाई, तो डिफ्लेक्शन, ये सारे क्वेश्चन मैंने जब डिस्कशन करवाया था मैंने तभी बता दिया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारे सॉल्यूशन से मिल जाएगा ना। मेरा चेहरा इसलिए यहाँ पे तो है थोड़ा सा नहीं दिखेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड वाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमको, हमको क्या देखना है, आपको आपको तो पढ़ना है। तो जो आर्क ब्लो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना, चुंबकीय की वजह से, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से होता है ना। आर्क का इधर उधर क्या हो जाना, विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका आर्क ब्लो कहलाता है। इसके इससे बचने के कई सारे तरीके होते हैं। इस बच्चे के आंसर की देखिएगा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत गर्व है इस पे, ठीक है। चलिए, हार्डेस्ट नॉन मटेरियल इज, कौन सा होता है सबसे सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल जो हमको जानकारी जिसके बारे में, वो है डायमंड, है ना, वो क्या है, डायमंड। चलिए ये भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कट ऑफ के बारे में हम बताएंगे। कट ऑफ के बारे में क्या बताएं, एक यूआर की सीट है सर, और एक है आपकी ओबीसी की, है ना, और एक शायद है आपकी एससी की। इसी में कट ऑफ का प्रोडिक्शन करना है तो मैं बता दूंगा अभी। इस बच्चे का तो डेफिनेटली पक्का है। ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक यूआर की है तो 5 बच्चे यहाँ से बुलाए जाएंगे, 5 बच्चे यहाँ से बुलाए जाएंगे, और 5 बच्चे जो है आपके यहाँ से बुलाए जाएंगे। अगर आपने अभी तक जो है अपना रैंक नहीं चेक किया है तो इसके पीछे वाली वीडियो मैंने आंसर की मैं रैंक कैसे चेक करना है बता दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फ्लक्स इज नॉट यूज्ड इन एटॉमिक हाइड्रोजन बाइंडिंग, ये कह रहा है कि किस रीजन की वजह से एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में जो है वो आप फ्लक्स यूज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, द बर्निंग हाइड्रोजन सील्ड द मोल्टेन मेटल, तो वही है ना, इसी वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो होता है वही सील्ड कर देता है मोल्टेन मेटल को, है ना। जैसे आपने टिग में क्या देखा कि आपका हीलियम और आर्गन है ना, टिग और मिग में हीलियम आर्गन आप यूज कर लेते हैं, वो शील्ड कर लेता है, तो फ्लक्स नहीं यूज करते हैं। उसी प्रकार से एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन ही आपका शील्डिंग का काम कर लेता है, तो ये आपका सही है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कंपेयर टू वोल्टेज ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। देखिए ये कह रहा है कि जब आप आर्क वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम का जो वोल्टेज होता है वो अधिक होता है या कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जब वेल्डिंग हो रही होती है उस टाइम का वोल्टेज, है ना। जैसे आपने क्या किया, स्टार्ट किया उस टाइम का वोल्टेज, और जिस समय हो रही है क्या वेल्डिंग, उस टाइम का वोल्टेज ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए स्टार्ट करते टाइम तो आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तभी ना इनिशिएट होगी आर्क। तो उस समय जो रहेगा आपका वोल्टेज क्या रहेगा, अधिक रहेगा, मोर रहेगा। तो ये करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी फॉर्म इफेक्टिवली यूजिंग, है ना। तो आपको अगर किसी कॉम्प्लेक्स शेप को बनाना है तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का था, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए ऑब्जेक्शन के लिए 4 से 5 रीजन मैंने देखे हैं। पहला रीजन मुझे दिखा है आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस वाला अगर ऑब्जेक्शन आप डालोगे तो भी जो है आपका ये डिलीट कर दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो होगा क्या कि जिस बच्चे का सही है उसको तो डिलीट होगा तो मिलेगा ही उसका बोनस मार्क, जिसका नहीं सही है, जिसने गलत मार दिया उसका भी सही हो जाएगा। तो जेन्युइन रीजन है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये कास्टिंग, फोर्जिंग, ये सारी चीजें मैकेनिकल में पढ़ी जाती हैं, वेल्डिंग में नहीं, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, इसमें आप नहीं डाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स चेन कैन फॉर्म बाई इफेक्टिवली यूजिंग पाउडर मेटलर्जी, ये आपके सिलेबस में है, इसको आप लोग मत करिएगा, मैंने देखा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, आप पाउडर मेटलर्जी के थ्रू बहुत ही जटिल से जटिल शेप को जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेल्ड पास इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ। अब देखिए वेल्ड पास जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो वो टॉर्च से होता है ना। वेल्ड पास जो है वो टॉर्च पे ही तो डिपेंड करेगा, टॉर्च से तो सब आपका कंप्लीट होगा, है ना। उसके बाद द सिंबल फॉर सीम वेल्डिंग, मैंने देखिए सीम वेल्डिंग का सिंबल ये है। ऐप आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें फ्री में पहले चैप्टर की नोट्स डली हुई है। मैंने सबसे पहला काम किया है कि जितने सिंबल हैं वो मैंने लिखवा दिया है, और वहाँ से आप देखेंगे यहाँ से 3-4 जो क्वेश्चन आए हैं सिंबल के इसरो में, वो नोट्स आप जरूर पढ़ लेना। आप और कुछ करो चाहे मत करो, अगर कोई सामने एग्जाम है तो, ठीक है। ये सीम हो गया, बाकी ये फिलट हो गया, बाकी आप जान ही रहे हैं, वी हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एल्यूमिनियम कैन बी ज्वाइंड टू अनदर एल्यूमिनियम विद द यूज ऑफ कौन सा सोल्डर, तो हाँ ठीक है, ये क्या है, कैडमियम सिल्वर, इससे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि इरेडियम टिन, बट इससे कैडमियम सिल्वर से भी आप एल्यूमिनियम से अनदर मटेरियल से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं, इसरो को, ये सही है, ठीक है। वो 3rd नंबर क्वेश्चन जो था उस पर आप ऑब्जेक्शन कर देना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे निमी की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ आप निकालना, वो डाल देना, ठीक है। बाकायदे सब कुछ आप डिस्क्राइब कर देना। उसके बाद कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ, है ना। स्टील में क्या मिलाने से जो है आपका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि जंग प्रतिरोधक, ये मैंने पढ़ाया है बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो क्या ऐड करने से इंक्रीज होगा, तो क्रोमियम और निकिल। ऐसे भी तो पता है आपको कि स्टेनलेस स्टील जो है जंग नहीं लगता, उसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। चलिए अब आते हैं, द वैक्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जो वैक्यूम होता है वो कितना होता है, तो 10 की घात -4 से मैंने आपको बताया था 10 की घात -5 तक होगा। तो इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन में मिले तो वो तो करके ही आना है। तो यहाँ पे 10 की घात 4 किसी प्रकार का कन्फ्यूजन तो है नहीं, और टॉर है ये आपका, ठीक है। तो ये मात्रक हो गया और ये आपका 10 घात -5 हो गया, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए अगर कोटेड कोई इलेक्ट्रोड है, ये कोई इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या की गई है सर, कोटिंग की गई है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या किया गया है, कोटिंग किया गया है। अब ये कह रहा है कि जब आप इसको पिघलाएंगे, जब आप इसको मेल्ट कराएंगे तो पहले क्या पिघलेगा, पहले ये कोटिंग पिघलेगी या पहले ये अंदर का रॉड पिघलेगा, यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िए, इन कोटेड इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग, तो पहले क्या होगा, तो देखिए पहले रॉड आपकी पिघलेगी, पहले आपकी रॉड पिघलेगी सर, क्यों,
रॉड क्यों पिघलेगी? अगर रॉड पहले नहीं पिघलेगी, पहले अगर फ्लक्स पिघल जाएगा जो आपका ये है, तो फ्लक्स जाके क्या कर लेगा? स्लैग इंक्लूजन बना लेगा, है ना, अंदर फंस जाएगा। अब इसको क्या करना है? इसको तो तैरना है, इसको एज ए सील्डिंग काम करना है। तो इस वजह से पहले आप रॉड को पिघलाएंगे, उसके बाद में आपने जो फ्लक्स लगाया है, कोटिंग जो लगाया है, वो आपकी पिघलनी चाहिए और बाद में स्लैग बन के ऊपर कवच का काम करनी चाहिए, तैरनी चाहिए। ठीक है, तो रॉड मेल्ट्स फर्स्ट देन कोटिंग मेल्ट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद सेंटरिंग इज डन टू, सेंटरिंग क्यों की जाती है? इंक्रीज फाइनल स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन ट्रांसफार्मर व्हेन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्राइमरी। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है, बहुत बढ़िया से मैंने बताया है। अब प्राइमरी कॉयल में मान चलिए नंबर ऑफ टर्न्स 2 है और इसमें क्या है? 4 है। हमने हमेशा बताया है कि आपको आउटपुट वाले से देखना है। आउटपुट कौन देगा? ये भाई, यहाँ से अंतर किया और यहाँ से बाहर निकलेगी करंट आपकी, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो हमेशा क्या करेंगे आप? आउटपुट वाले को देखेंगे। तो आउटपुट में ज़्यादा तो मतलब क्या हो गया? अप हो गया। क्या बोलेंगे आप? ये अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखिए कहीं पे ये आउटपुट में कम और इनपुट में ज़्यादा, तो आउटपुट में कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, है ना, यानी स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये ठीक है, द वोल्टेज गेट्स अप। फिर आगे, व्हाट टाइप ऑफ वियर ऑकर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन ऑफ सरफेस ड्यू टू एडहेशन ऑफ द मेटल्स। तो ये क्या कह रहा है? किस टाइप का वियर है जो इंटरेक्शन ऑफ सरफेस ड्यू टू एडहेशन ऑफ द मेटल, है ना। एडहेशन का मतलब होता है कोहेशन और एडहेशन, एडहेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अपने से दूसरे मेटल को जो है अट्रैक्ट करे, वो एडहेशन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? एडहेसिव वियर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि एडहेसिव है तो एडहेसिव वियर हो जाएगा। चलिए उसके बाद, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ स्टील अबव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इन एयर। मैंने क्या बताया था आपको? अगर एयर में कूल कर रहा है तो वो हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। अरे ये तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें एनालिसिस किया था, तो वो भी मैंने बताया था, उस दिन भी बताया था ना कि अगर एयर में है तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा और फर्नेस में है तो क्या हो जाएगा? वो फर्नेस में है तो क्या हो जाएगा? वो एनीलिंग हो जाएगा ना, यही तो मैंने बताया था। तो ये क्या है यहाँ पे? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एयर में कर रहा है तो एयर में हो जाएगा तो नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। चलिए, हाउ इज ब्रिटलनेस रिलेटेड टू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ से जो है ब्रिटलनेस कैसे रिलेटेड है? तो देखिए इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होता है ना, तो जैसे जैसे आपकी ब्रिटलनेस बढ़ेगी, ब्रिटलनेस जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? घटेगा। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपका क्या होगा? घटेगा। तो देखिए जब ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये ऐसे होता है 1 अपॉन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, है ना। ब्रिटलनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये हो गया। तो ब्रिटलनेस अगर बढ़ेगी तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या? इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अगर घटेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ेगी। ये जो है वो अपोजिट चलता है। उसके बाद, हाउ डज द आर्क वोल्टेज वी डिपेंड्स में, जी सब मैंने करवा दिया था, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी बराबर और आपका एफ और कोष्टक में एल, है ना। एफ बराबर ए प्लस बी होता है जो कि कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे आर्क की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, अगर घटेगी तो घटती चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू लो वेल्डिंग करंट आर्क वेल्डिंग शुड, अगर वेल्डिंग करंट कम है तो पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और साथ में वेस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोड हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है और एक दिया भी है। ठीक है, कनकेव फिलेट वेल्ड, कनकेव फिलेट वेल्ड मतलब ये हो गया, कन्वेक्स हो जाता तो ये हो जाता, है ना। क्लियर है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, द सुटेबल वेल्डेड मेटल यूज्ड इन टिग वेल्डिंग, है ना, ये मैंने करवाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बताया था, है ना, कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए ही शुरू किया गया था, बट स्टेनलेस स्टील के भी बढ़िया से करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये तो मैंने एनालिसिस में बताया ही था आपको। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, यही पीछे जो हमने बताया आपको। तो एक्सप्लोजिव, है ना, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, ये सारी आती हैं। लेजर बीम वेल्डिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सही है। उसके बाद, if T is the thickness of sheet to be spot welded, the electrode tip diameter is equal to under root T, है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, सही है ये।
उसके बाद द डेप्थ अप टू विच द फिलर मेटल इज मिक्सड अप विद द बेस मेटल इज कॉल्ड, कह रहा है कि द डेप्थ अप टू विच द फिलर मटेरियल इज मिक्सड अप द बेस मेटल, फिलर मेटल क्या हो रहा है, बेस मेटल से मिक्स हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तब वो पेनिट्रेशन कहलाएगा, जहां तक मिक्स हो रहा है वहां तक पेनिट्रेशन हो रहा है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये करेक्ट आंसर है, जो ग्रीन से है ये आयोग द्वारा दिया गया उत्तर है और ये बच्चे के द्वारा दिया गया उत्तर है, ठीक है, तो वो आपको देखना है। चलिए, द जंक्शन बिटवीन वेल्ड फेस एंड बेस मेटल इज नोन एज, क्या होता है वो, टो होता है ना, मैंने आपको टो बताया था, ये क्या होता है, ये टो कहलाता है ना, डिटेल क्लास आप लोग जरूर देख लेना। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल गिव रेजिस्टेंस टू पुलिंग फोर्स, है ना, ऐसी कौन सी मटेरियल है जो कि पुलिंग फोर्स यानी कि खिंचाव बल का क्या करे, विरोध करे, यहाँ पे कोई मेटल रखा हुआ है, इसको आप खींच रहे हैं यहाँ से, तो इसका विरोध करे तो वो कौन हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, तनन सामर्थ्य, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तनन सामर्थ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी, सेम यही क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको एनालिसिस में, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सेम यही क्वेश्चन मैंने बताया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो मैंने इसका बताया था ना आंसर, इसका फॉर्मूला भी बताया था, तो कितना लोग को याद है जरूर आप लोग बताना, बाकी ये सही है, ठीक है आंसर, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना है आपको, इसका कमेंट जरूर करिएगा, तभी उसका रिप्लाई करूंगा मैं, इसका कमेंट जरूर करना आप, इसका फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अभी बाकी है इसमें, सोल्डर आर यूज्ड फॉर ग्लास टू ग्लास एंड ग्लास टू मेटल सोल्डरिंग, तो क्या होता है, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑकर व्हेन द डिपॉजिट मेटल इज नॉट फोकस्ड ऑन द रूट वेल्ड, है ना, कुछ लोग सोचेंगे सर इतना जल्दी क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि अभी क्लास लेनी है, वर्कशॉप असिस्टेंट की क्लास चल रही है, साथ में अभी बार्क की भी क्लास चल रही है, ठीक है, रेलवे के लिए भी चल रही हैं, तो सारी क्लासेस कंटिन्यू करनी है हमको, बाकी जो ऑब्जेक्शन वाली पार्ट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट ऑकर व्हेन द डिपॉजिट नॉट फोकस्ड ऑन द रूट वेल्ड, जब रूट वेल्ड पर जो है फोकस ना किया जा पाए, नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन या इंडिक्यूट पेनिट्रेशन, ठीक है, यानी कि अंदर तक नहीं जा पाया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू जनरेट एसिटिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड सबको पता है, कोई क्वेश्चन तो हमको गलत लग नहीं रहा है, एक क्वेश्चन मिला हम लोगों को, ये कौन सा सिंबल है, व्हाट डज द फॉलोइंग वेल्ड सिंबल, ये क्या लिखा है, इलुस्ट्रेट, अच्छा अच्छा, ये सिंबल दिया गया है, इसमें से कौन सा सिंबल एक्चुअल में है, तो ये सिंबल इसी का है, ये सिंबल क्या बता रहा है, फिलेट बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका वेल्डिंग जो है वो फिलेट है, तो फिलेट तो है, ये है फिलेट, यही है, ये है, ठीक है, और उसके बाद में कैसा है आपका, कनकेव है ना, तो ये आपका सिंबल बना हुआ है, ये आपका कनकेव फिलेट हो गया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कैन बी ज्वाइंट बाय ब्रेजिंग व्हेन, क्या हो, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एलॉय यूज, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एलॉय का यूज करके कॉपर और एल्यूमिनियम को आप लोग क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। चलिए, द वोल्टेज यूज्ड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना, तो 6 से 12 होता है, 10 वोल्टेज दिया है तो ठीक है, कोई गलती नहीं हुई उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज करेक्ट, प्रोजेक्शन वेल्डिंग ये मैंने बताया था आपका, प्रोजेक्शन वेल्डिंग मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होती है, और सीम वेल्डिंग क्या होती है, ये आपको कमेंट करना है। फिर विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजिशन और इन एनी लोकेशन, तो कौन सी है, तो वो है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सही है, सही है, सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज इन मेकिंग लैप वेल्ड, है ना, तो उसमें से सबसे जो है वो कौन सा, ये भी मैंने बताया था एनालिसिस में, है ना, कि सबसे सिंपल यही क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग होता है, जो कि लैप वेल्ड करता है, सबसे सिंपल साधारण रेजिस्टेंस पूरे रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। उसके बाद उसमें मैंने 4 स्टेप भी आपको बताया था, वो क्वेश्चन शायद नहीं आया था, क्वेश्चन मुझे गलत मिला था, वो 4 लैप वेल्ड के जो है, सॉरी स्पॉट वेल्ड के जो स्टेप्स होते हैं 4, उसके बारे में क्वेश्चन उस एनालिसिस मैंने कराया था, वो क्वेश्चन अभी मिला नहीं है। द इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो विल बी टोटली एब्सेंट, तो एसी में, है ना। हाउ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइंड, तो देखिए ये यंग मॉडुलस पूछा है ना, तो पी एल अपान ए डेल्टा एल, है ना, ये इसने दिया है, तो ये ठीक है,
इसको डिफाइन करना चाहिए था कि क्या बोल रहा है ये। तो और पिछली बार मैंने क्या बताया था कि अगर आपसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लिया तो ठीक है, अगर आपसे बल्क मॉडुलस पूछता तो वो वॉल्यूम से होता है, ठीक है, वो वॉल्यूम से संबंधित होता है, यानी कि आयतन से संबंधित होता है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता। चलिए, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग इज स्टोर इन द प्रिकॉशन वेल्डिंग, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें स्टोर की जाती है, तो वो की जाती है आपका परक्यूशन वेल्डिंग, ठीक। उसके बाद द सिंबल फॉर वेल्ड टाइप फिलेट इज, है ना, फिलेट कौन सा है, ए ऑप्शन, ये इसने दिया है, सही है। उसके बाद प्लेन बट वेल्ड्स में भी यूज मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली 25 mm थिक, सब पढ़ाया हुआ है। प्री हीटिंग एसेंशियल फॉर वेल्डिंग फॉर कास्ट आयरन, ये भी बताया हुआ है ना। प्री हीटिंग किसमें ज़रूरी है। देखिए 24,000 ना मैंने सॉल्व कराया था ना, मैंने बताया था आपको। तो एक बच्चे ने मैसेज किया था कि आपने जो है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन मुझे सेम टू सेम मिला था। तो उसमें टी को मैंने बोला था कि सर टी 60 नहीं लिखा है, टी 1 लिखा है, तो भैया क्या बताएं आपको, सेकंड नहीं लोगे आप, मिनट में लिखा है, ठीक है। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना, 60 सेकंड होता है। बाकी आप आई स्क्वायर आर टी से निकालोगे तो आ जाएगा, और जूल में आएगा, ठीक है, यही गलती हुई होगी आप लोगों से। जूल में आया होगा तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। चलिए, तो मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पूछा है, इसलिए 3:1। कुछ लोग 1:3 करके आए होंगे, मैं उसी दिन बताया था कि गलती कहाँ होगी, इधर उधर हो जाता है ना। आयरन ऑक्साइड का कितना रेशियो है और एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यही दिक्कत होती है। तो आयरन ऑक्साइड ये क्या है, आयरन ऑक्साइड रेशियो एल्यूमिना ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, 1:3, 3:1, सॉरी, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड 3:1, जो कि इसमें यही पूछा भी गया है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मुझे मिला है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आईडी भी मैंने उसकी बताई है, वो आप क्या करना, डाल देना। ये मैंने आपको बताया था कि इसरो ने 210 से 310 हर जगह यही माना जाता है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कई बार कि 210 से 310 ही आपको प्रीहीटिंग टेम्परेचर क्लिक करना है कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। जब कटिंग कर रहा होता है तब वहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मानता है। द ऑयल सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द इंटरफेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये भी मैंने बताया था ना। तो एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या करते हैं हम लोग, जो आपका ऑयल सब्सटेंस होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, उसको निकालने के लिए एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि सीटीसी का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर, तो टंगस्टन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज द टाइप ऑफ, तो एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जहां से हीट उत्पन्न हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, है ना। तो कुछ लोग इसको एंडोथर्मिक भी मार के आए होंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है। इन विच वेल्डिंग प्रोसेस प्रेशर इज अप्लाइड बाई डेटोनेटिंग अ लेयर ऑफ एक्सप्लोजिव, तो क्या होता है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, ठीक है, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल, ये भी मैंने आपको बताया था कि जितना कार्बन परसेंटेज कम उतना वेल्डेबिलिटी क्या होगी सर, ज़्यादा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वायर ब्रश, ब्रश इज यूज टू रिमूव, वायर ब्रश से क्या करते हैं हम लोग, डस्ट और स्लैग को साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज द करंट इंटेंसिटी इन आर्क वेल्डिंग डिपेंड्स, तो करंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होती है, इलेक्ट्रोड डायमीटर पे। ये सारा मैंने डिस्कस कराया था डिटेल में, तो वो वाला एनालिसिस जरूर देखिएगा आप, इसका सॉल्यूशन हमने इसके पीछे वाले में सब करवा दिया था, क्योंकि सारे लगभग क्वेश्चन हमको मिल गए थे। सल्फर इन स्टील क्या करेगा, लोअर द टफनेस एंड डक्टिलिटी, अगर स्टील में सल्फर आपने डाल दिया तो टफनेस और आपकी डक्टिलिटी क्या करेगा, वो कम कर देगा। उसका निकिल फिलर मेटल आर हीटेड रेजिस्टेंट अप टू इन शॉर्ट टाइम सर्विस, तो वो कितना होता है, लगभग आपका 1204 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सही है। उसके बाद डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग ऑकर्स ड्यू टू, डिस्टॉर्शन किस वजह से होता है, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्ड मेटल एंड एडजस्टेंट बेस मेटल, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सोल्डर इन एज एलॉय ऑफ लेड और टिन, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा,
इसने टिन और कॉपर दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 60 ये आपको ऑब्जेक्शन करना है। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ लगेगा आप तो आप कमेंट में नोटिस डाल देना, मैं पिन कर दूंगा, मैं देख लूंगा फिर से उसको, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसको जो है इसकी क्वेश्चन आईडी आप लोग नोट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 60 नहीं, आप में क्वेश्चन आईडी अलग होगी। इसकी क्वेश्चन आईडी है 9941603403, ये क्वेश्चन आईडी है। तो इसको आप लोग क्या करना, ढूंढ करके इस पर आप ऑब्जेक्शन डाल देना, और सब लोग ऑब्जेक्शन डालिएगा तभी सही होगा। उसके बाद द पेरेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल नोन एज, देखिए अब परमानेंटली डिफॉर्मेशन करना है आपको तो प्लास्टिसिटी पे जाना है। इलास्टिसिटी क्या होता है, फिर से छोड़ देते हैं तो फिर से अपनी अवस्था में आ जाती है, तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी के बारे में कह रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रिटेन मोल्टेन मेटल इन स्टड वेल्डिंग ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, ये मैंने उस दिन आपको फिगर के माध्यम से दिखाया था। तो सिरेमिक रिंग लगी होती है ना, जहाँ पे वेल्डिंग होनी होती है वहाँ पे एक सिरेमिक रिंग लगी होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सल्फर एंड कार्बन कंटेंट ऑफ वेल्ड मेटल, तो अगर आप सल्फर और कार्बन कंटेंट ऐड करते हो वेल्ड मेटल में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हॉट क्रैकिंग हो जाएगा, जो कि नोट्स में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है, ठीक है। द सिंबल ऑफ वेल्ड टाइप ऑफ वी बट, तो वी बट ये हो गया, ये फिलेट हो गया, और ये आपका यू बट हो गया, है ना, और ये आपका क्या हो गया, सीम हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। वाई इज पोस्ट क्लीनिंग नेसेसरी एट ब्रेस ज्वाइंट, तो पोस्ट क्लीनिंग यानी कि पोस्ट क्लीनिंग क्यों करते हैं हम लोग साफ सफाई, तो अवॉइड कोरोजन यानी कि जंग से बचने के लिए, बचने के लिए। इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड, यानी कि कौन सा डिस्ट्रक्टिव है ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि भंजनात्मक टेस्ट आपसे पूछ रहा है। अगर आपके किसी पेपर में आपको लग रहा है कि ट्रांसलेशन की त्रुटि है ना, यानी कि जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उस पे भी जो है आप लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है कि ट्रांजेक्शन एरर हिंदी में कुछ और दिखा रहा है, इंग्लिश में कुछ और दिखा रहा है, उसके लिए भी ऑब्जेक्शन आप डाल देना। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हीटिंग ऑफ स्टील अबव क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग फर्नेस, देखिए फर्नेस में कर रहा है तो एनीलिंग हो गया ना, यही पीछे हमने बताया अभी आपको। उसके बाद बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोनल मेटल, मोनल मेटल में क्या होता है, तो निकिल और कॉपर या निकिल बेस एलाय होता है, ये मैंने आपको बताया था, कितना परसेंट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। अभी मेरी हैबिट नहीं है तो मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है इस पर। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रॉपर्टी वेल्डेड ज्वाइंट एज कंपेयर्ड टू बेस मेटल वुड बी, वही कह रहा है ना, कि आपने जहाँ पे वेल्ड ज्वाइंट किया है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो ज़्यादा होगी बेस मेटल से। यह मैंने आपको समझाया कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% से भी ज़्यादा होती है, ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, तो ये आपकी सही है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज क्लासिफाइड अंडर द प्रोसेस ऑफ, तो ये क्या होती है, आर्क वेल्डिंग होती है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर वेल्डिंग मेटल्स लेस देन 5 mm थिक फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग बेस्ट रिजल्ट, तो फोर हैंड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड 5 mm से कम थिकनेस के लिए, 5 mm ज़्यादा होता है तो आप राइट वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद टाइम ऑफ करंट फ्लो थ्रूआउट द वर्क पीस टिल दे आर हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज नोन एज, तो वेल्ड टाइम, ये 4 जोन मैंने भी आपको पिछले वाली वीडियो में इसरो का एनालिसिस नाम से डला है वीडियो, वहाँ पे आप जाके देख लेना, ये मैंने चारों डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्क लेंथ ऑफ वेल्डिंग नियरली इक्वल टू कितना होता है, तो डायामीटर आता है, इलेक्ट्रोड होता है। आर्क वेल्डिंग जो करेक्ट आर्क लेंथ होगी वो जितना डायामीटर होगा इलेक्ट्रोड का उतनी ही जो है उधर आर्क लेंथ रहेगी। उसके बाद द फिनोमिना ऑफ वेल्ड डिके किस में होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है। वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू साइड मोशन इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग, है ना, ये ऑप्शन। फिर फाइंड द टाइप ऑफ वेल्ड ज्वाइंट ऑफ फॉलोइंग सिंबल इज इंडिकेटिंग, तो ये क्या कह रहा है, फिलेट वेल्ड नहीं है, ये स्पॉट भी नहीं है, सिंगल यू बट नहीं है, बट वेल्ड बिटवीन राइज्ड एज ऑफ प्लेट, है ना, उठा हुआ किनारा है, उनकी जो है आप क्या कर रहे हैं, बट वेल्डिंग कर रहे हैं, है तो ये बट ही वेल्डिंग ना,
ये प्लेट है, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो बट ही वेल्डिंग है, बट ये हल्का सा थोड़ा क्या हुआ है, इसका किनारा ऐसे उठ गया है, उसको आप जोड़ रहे हैं, बट है ये बट ही वेल्डिंग, ठीक है। वाई द वेल्डर्स क्लॉथ शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल, क्यों होता है, तो अवॉइड कैचिंग फायर, है ना, तेल वल से भीगा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्ड डिफेक्ट इज लाइकली व्हेन वेल्ट वेल्डिंग कार्बन स्टील अंडर वाटर एज्यूमिंग मीडियम कार्बन स्ट्रक्चर स्टील, तो वो क्या होता है आपकी लो डक्टिलिटी और हाई हार्डनेस, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट डज द फॉलोइंग साइन विद द पोजिशन ऑफ सिंबल इंडिकेट, तो ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, हो ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 3 था, 60 था, है ना। आईडी से आप लोग ध्यान रखिएगा। थ्री 60 और 79, ये मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप इसी वीडियो को फिर से वहाँ पे ले जाकर के देख लेंगे, क्वेश्चन आईडी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये इसने बताया है कि फॉर सिमेट्रिकल वेल्ड होता है, बट सिमेट्रिकल वेल्ड का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल वेल्ड के लिए है। तो ये क्या है, ये कह रहा है टू वेल्ड ऑन एरो साइड, ठीक है। तो देखिए अगर जिस तरफ डॉटेड लाइन है उस साइड ये आपका है सिंबल, तो ये क्या है, उसी साइड में वेल्ड करना है जिस साइड में एरो दिया हुआ है। यहीं पे अगर कुछ इस टाइप का ये होता, यहाँ पे डैश्ड लाइन होती और ये ऐसे होता, तो भी ये दोनों सिंबल एक ही बात कह रहे होते कि आपको वेल्डिंग कहाँ करनी है, एरो साइड में करनी है। वहीं पे अगर ये सिंबल ऐसा कुछ होता, डैश्ड लाइन यहीं पे होती और ये ऐसा होता, तो आपको एरो साइड में वेल्ड नहीं करना है, ये बता रहा होता, एरो साइड वेल्ड नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये डैश लाइन और ये दोनों साथ होगा तो साथ नहीं करना है, जिस तरफ कह रहा है उस साइड वेल्ड नहीं करना है, ये अपोजिट रहेंगे, ठीक है, ये इधर और ये इधर, देखिए ये इधर और ये इधर, तब क्या करना है कि सेम साइड वेल्ड करना है, ऐसे आपको याद रखना है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन डाल देना आप 9941603423, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। इस पर आप क्या करना, ऑब्जेक्शन डाल देना। 360 और 79, उसके बाद 80 WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, कट ऑफ क्या रहेगी। अगर आप लोग रैंक चेक करेंगे तो मैंने वहाँ पे मैक्सिमम लोगों से, मैक्सिमम बच्चों से बोला है कि आप लोग जा करके उस लिंक पे क्लिक करके रैंक चेक करिए, बट फिर भी कुछ लोग चेक नहीं करते हैं, तो कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि अगर 80 क्वेश्चन है, 75 गुड अटेम्प्ट है, और जैसा कि देखिए इस बच्चे ने भी 75 ही अटेम्प्ट किया था, और अभी इसके जो स्कोर बन रहे हैं शायद वो हैं 65 के अराउंड, है ना, 65 के अराउंड जो है इसके स्कोर बन रहे हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन इसमें जो है डिलीट होंगे या तो सही किए जाएंगे वो, तो ये लगभग 70 तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपने 75 अटेम्प्ट किया है, उसमें से आपका जो है वो 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो आप कहाँ पे आएंगे, 65 पे आएंगे, और कटने के बाद मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है 62 के आसपास पहुँचते हैं। तो 60 से 62 जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। 60 से 62 जो है वो जनरल के लिए रहने वाली है ना। 60 से 62 किसके लिए है, यूआर के लिए है। वहीं पे ओबीसी की हम लोग बात करें तो वो रहने वाली है आपका 57 से 59 के बीच में, और एससी की हम लोग बात करें तो वो आपकी रहने वाली है लगभग 52 से लेकर के 54 के बीच में। ये आपकी कट ऑफ है स्किल टेस्ट के लिए, क्योंकि सर एक एक बच्चों को सीट निकाली गई है, 5 बच्चे बुलाए गए हैं, इसलिए मैंने इतना वेरिएशन बता दिया है। एक्चुअल कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर कट ऑफ पब्लिश होगी तो आप लोग देख लेना।
बाकी जो बच्चे यहाँ तक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग जा करके ऐप डाउनलोड करिए, हमारी नोट्स है उसको बढ़िया विधिवत पढ़िए, आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, तो किसी प्रकार का डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। मेहनत करिए, पढ़िए, हमारी टेस्ट सीरीज लगाइए, ई बुक पढ़िए, क्लास पढ़िए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको आपके पास ही है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं रिसीव होगा, कॉल बार बार करेंगे तो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। 7800366021, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी फ़ोन नहीं उठ रहा है तो ऐप में हमने एक हेल्प बटन बनाया है, उसमें आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आपकी हेल्प कर दी जाएगी, मैं ही रिप्लाई करूँगा। हो सकता है यहाँ पे मैं रिप्लाई ना करूँ, बट ऐप से अगर आप हेल्प मांगेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ऑब्जेक्शन कर दीजिए सब लोग, मैक्सिमम लोग। और वो रैंक चेक करने वाली जो लिंक है वीडियो, वो लिंक मैं इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, 2-4 दिन में सबसे बोलिए कि वहाँ पे जा करके रैंक चेक कर लें, कैसे करना है, इसकी वीडियो भी डली हुई है। ठीक है, थैंक यू।